हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फाइनली आज लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का वॉल्यूम 6 शुरू हो रहा है। इसमें बहुत मजा आने वाला है, इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो जल्दी जल्दी करो। गोल पूरा होते ही सीजन 6 और 7 एक साथ अपलोड हो जाएगा। अब ये पहला एपिसोड एंजॉय करो। चैप्टर 1151 धोखा। बैकलैंड ब्रिज एरिया के एक होटल में क्लाइंट के पास अब सिर्फ अपने ख्याल ही बचे थे। बाकी कुछ भी कंट्रोल करने की औकात नहीं थी। आंख की पुतलियां भी नहीं हिल रही थी। उसे समझ आ गया था ये पैरासिटाइजिंग का और भी गहरा लेवल था। इस हालत में वो बस डर और निराशा से आगे देख सकता था। देखता रहा कि मुस्कुराते हुए एक आंख पे मोनोकल लगाए एनोनी अमोन के असली रूप में बदल गया। उसने घड़ी की सुई के उल्टे दिशा में एक कदम बढ़ाया और साफ सुथरी मैंड्रिन बोलने लगा, द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। क्या उसने मेरे ख्याल चुरा लिए या फिर मैंड्रिन बोलने की कला? पहला वाला होगा, नहीं तो ये रिचुअल कैसे समझता। क्लाइंट की पुतलियां फैल नहीं सकती थीं, पर अंदर से एक बेपनाह घबराहट होने लगी। माना जैसे उसके जज्बात भांप लिए। मोनोकल वाला आदमी उसकी तरफ मुड़ा, मुस्कुराया, फिर से उल्टे दिशा में कदम बढ़ाकर मैंड्रिन में फुसफुसाया, द स्काई लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। इसके बाद ये ब्लास्फेमर बहुत आसानी से रिचुअल आगे बढ़ाने लगा। हर कदम और हर मंत्र के साथ क्लाइंट का दिल अंधेरे दलदल में और डूबा जाता, जैसे कोई उजाला दिखाई ही ना दे। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। जब अमोन ने आखिरी कदम रखा और आखिरी मंत्र बोला, तो क्लाइंट के सामने एक बेपनाह धुंधला सफेद कोहरा सा आ गया। उसे लाखों आवाजें सुनाई देने लगी। गाने की जरूरत नहीं थी, उसकी आत्मदीक्षा से ही समझ आ गया इसका मतलब क्या है। स्कॉलर ऑफ योर बनने के बाद उसे सेफिरा कासल पर थोड़ा बहुत नियंत्रण मिल गया था। चाहे कोई भी हो, सही रिचुअल और मंत्र होने के बावजूद उस धुंधले के ऊपर वाली दुनिया में प्रवेश करने के लिए उसकी अनुमति चाहिए थी। उसे मना कर दो। क्लाइंट के मन में ये ख्याल आते ही उसकी जान में जान आई। मगर बस यही ख्याल आया था कि वो भूल गया। वहां खड़ा एक पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। अमोन को मना करने का उसका इरादा चुरा लिया गया था। क्लाइंट को फिर से निराशा ने घेरा, लेकिन सामने वाला धुंधला और कानों में सुनाई देने वाली प्रार्थनाएं गायब नहीं हुई। क्लाइंट पहले तो चौंक गया, फिर समझा कि क्या सीन है। समझा, मुझे खुद ही उस धुंधले के ऊपर जाना होगा और सेफिरा कासल को कंट्रोल करके उसे प्रवेश की अनुमति देनी होगी। कोई डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है। ये ख्याल एक 100 लकड़ी जैसा था, जिसे क्लाइंट ने हाथों हाथ पकड़ लिया ताकि वो बेआवाज चुपके से पानी में डूब न जाए। अभी भी उसे नहीं पता था कि इस डिटेल का फायदा कैसे उठाना है, पर उसकी अंतः प्रेम कहती थी कि इसी में उसका अकेला और बहुत पतला सहारा छुपा हुआ है। इस पल अमोन ने अपना प्रयास रोक दिया और अपनी नज़र क्लाइंट पर जमा दी। सफलता नहीं मिली थी सेफिरा कासल में प्रवेश करने में। इस समय के देवदूत ने अपने दाएं आंख के मोनोकल को सुधारा और बिना चेहरे का भाव बदले मुस्कुराते हुए बोला, मान्यवरीय मिस्टर फूल, आपकी खुद को बचाने की सोच बहुत रोचक है। अमोन ने लोयन की भाषा इस्तेमाल की थी, मगर हर शब्द जैसे प्रकृति की शक्तियों को जगा रहा था। उसके दिमाग में एक के बाद एक धमाका करवा रहा था। ये इतना पक्का कैसे है कि मैं फूल हूं, उसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं? क्लाइंट के जिस्म में ठंडक सी दौड़ गई। वो उम्मीद जो अभी उभरी थी फिर से पानी में डूब गई। कैसे पक्का हूं मैं? अमोन ने टिस्क किया और सामने की कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने सामने वाले गोल स्टूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बिना डर के। इसे कहते ही क्लाइंट अपने आप आगे बढ़ा और स्टूल पर जा बैठा। अमोन ने कमरे में नजर घुमाई, क्लाइंट की काली सिल्क की टोपी उठाकर अपने सिर पर रख ली। मुस्कुराते हुए बोला, सोचा तुमने मुझे नहीं पता था कि रिचुअल सफल नहीं होगा? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सेफिरा कासल में कुछ गड़बड़ हुई थी, मैं कैसे भूल जाता। मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था और तुमने बेसोचे समझे निराशा महसूस की और मुझे मना करने की कोशिश की। बहुत मजा आया। अगर तुम वो नहीं हो जिसे फूल कहते हैं, तो ऐसे ख्याल कैसे आते? प्यारे मिस्टर फूल, सही हूं ना मैं? इन 400 प्रश्नों को दोहराने के बाद अमोन का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे कोई पुराना शिकारी हो जिसने लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली हो। तब मैं उसके झांसे में आ गया। तब जाके क्लाइंट को एहसास हुआ कि अमोन इतना निराश क्यों नहीं दिखा। उसने मना करने का सोचा, पर सोचकर शांत भाव से बोला, मुझे मार दो। अब मैं बोल सकता हूं? क्लाइंट ने अपने जिस्म को कंट्रोल करने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं हुआ। अगले ही पल उसने एवरनाइट देवी का नाम लेने का सोचा, पर वो ख्याल ही गायब हो गया। पतले चेहरे वाले ब्लास्फेमर अमोन ने अपने दाएं आंख के मोनोकल को दबाया और अपनी उत्तेजना बनाए रखते हुए कहा, ताकि तुम सेफिरा कासल में फिर से जन्म ले सको। इस बंदे से जितनी बातें करूंगा उतनी गलतियां करूंगा। क्लाइंट ने अपना मुंह कस लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। ये देखकर अमोन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इतना डरने की जरूरत नहीं है, असल में हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। गुड़िया की तरह स्टूल पर बैठा क्लाइंट थोड़ा रुका, ले जवाब नहीं दिया। अमोन थोड़ा आगे झुका और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हमारी एक ही लड़ाई है सेफिरा कासल को लेकर।
पर क्या तुम सचमुच वो तकदीर उठाना चाहते हो? तुम्हें चिंता नहीं कि सेफिरा कासल का असली मालिक तुम्हारे अंदर जिंदा हो जाए? ये वो मुद्दा था जिसका क्लाइंट को ख्याल था। उसकी बोलती बंद हो गई। अमोन ने अपने शीशे के मोनोकल को पकड़ा। जवाब देने के लिए जोर नहीं दिया। मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे सेफिरा कासल दे दो तो सब समस्याएं सुलझ जाएंगी। उस तरह चाहे सेफिरा कासल का असली मालिक वापस आए या उसका बोझ उठाना पड़े, चिंता करने वाला मैं हूं, तुम नहीं। और मैं संभाल लूंगा अपने डोर भाई के बाकी इंतजाम और लिल जारातुल की खोज और एवरनाइट की आशीर्वाद। और तुम सबसे आज़ाद हो जाओगे, बस एक सीक्वेंस 3 बनकर रह जाओगे। है, मैं तुम्हें मारने क्यों चाहूंगा? सीक्वेंस 3 को मारने से क्या मिलता है? चाहे मैं उसकी विशेषता वापस लेना चाहता हूं तो वो बदल सकती है। मेरा शिकार तो सिर्फ पल्लेज, लिल जारातुल और डोर है। बाकी बस मेरे मूड पर निर्भर करेगा। और जो संगठन तुमने बनाया है मैं उसे भी चलाने में मदद कर सकता हूं। बहुत मज़ेदार है। अगर तुम्हें ये दाम काफ़ी नहीं लगता तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्राप्त बना सकता हूं। है, क्या तुम सिल्वर सिटी वालों के सामने फूल को समय के देवदूत अमोन नहीं बता रहे हो? आगे जाकर ये सच हो सकता है। मैं उन्हें फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से बाहर निकालकर बाहर की रोशनी दिखाऊंगा। तब भी तुम्हें सीक्वेंस 2 तक पहुंचने और एक देवदूत बनने का मौका मिलेगा। ये तो बिल्कुल मेरी सारी चिंताएं और तकलीफें अपने ऊपर ले रहा है। फायदे ही फायदे बचे हैं। क्लाइंट, जिसे सचमुच देवता बनने या सेफिरा कासल संभालने की इतनी इच्छा नहीं थी, अपना दिल धड़कता हुआ महसूस करने लगा। अगर उसे नहीं पता था कि अमोन धोखेबाज का बाप है तो वो तुरंत हाँ कर देता। मगर अंत में बिना किसी चेहरे के भाव के उसने कहा, मुझे मार दो। बस यही एक बात आती है तुम्हें? अमोन बिना गुस्से के बोला। उसे देखकर मजा ले रहा था। उसके लिए ये एक बहुत ही मजेदार मामला था। सफलता के रास्ते में आने वाली रुकावटें तो आनी ही थीं, जो सफलता को और भी मीठा बना देती हैं। मैं तो बस एक बेजान ब्रोकन रिकॉर्ड हूं। अपनी ही बातों से मजाक उड़ाकर क्लाइंट ने अपनी निराशा और घबराहट को हल्का किया। जवाब देने की बजाय उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सिल्वर सिटी वाले सोचते हैं कि तुम फूल हो? उसने नहीं कहा कि सिल्वर सिटी वाले अभी भी शक करते हैं कि फूल वो देवता है जिसे अमोन मानता है। डर था कि उसे प्रवोक करेगा। वैसे अगर अमोन वैसा होता जो प्रवोक होते ही दिमाग का इस्तेमाल छोड़ देता तो क्लाइंट जरूर आजमाता, क्योंकि उसे अब शक था कि सेफिरा कासल पर थोड़ा कंट्रोल हासिल करने के बाद, मौत के बाद, वो फिर से उस धुंधले के ऊपर जन्म ले सकता है। अफसोस, अमोन तूफान मार्ग का देवता नहीं था, बल्कि 4वीं सदी का वो धोखेबाज देवता था जिसे सच्चे देवता भी संभाल नहीं पाते थे। अमोन हंस पड़ा और बोला, तुम्हें लगता है मैंने सिर्फ 2 अवतार भेजे हैं सिल्वर सिटी? जब तुम फूल और द हैंग्ड मैन ने हाथ डाला तो मैं खामोश कोना लेकर बैठकर तमाशा देखने में मजा आता है। सिल्वर सिटी में अभी भी अमोन का अवतार है। कौन है जिसे पैरासिटाइज किया गया है? हाँ, पहले जायंट किंग्स कोर्ट की खोज टीम के लोग पैरासिटाइज नहीं थे। ये कंफर्म किया जा सकता है। दिमाग में तनाव आते ही क्लाइंट को एहसास हुआ कि ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि लियोनार्ड ने एक बार कहा था, एक अमोन दिखे तो समझ लो आसपास अमोन का पूरा झुंड घुसा हुआ है। थोड़े से नहीं होंगे। ज्यादा सोच विचार किए बिना क्लाइंट ने एक मौका बनाने की कोशिश की। तुमने मेरी तकदीर सीधे नहीं चुराई क्योंकि अभी तुम संभाल नहीं सकते। अमोन ने सीधे सीधे हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, इसीलिए मैं तुमसे शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहता हूँ। मगर जब तुमने मेरी पेशकश ठुकरा दी तो मुझे तुम्हें अपने असली रूप के पास ले जाना होगा, एक काफी सुरक्षित जगह पर। तब तुम्हारी तकदीर छीन ली जाएगी और तब तुम्हारा अंजाम उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैंने अभी बताया। ये कहते हुए काले बालों वाला, काली आंखों वाला, चौड़ा माथा और पतला चेहरा वाला आदमी आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ ही क्लाइंट भी एक कठपुतली की तरह उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दरवाजा खोलने हाथ बढ़ाते हुए अमोन को जैसे एक सवाल याद आ गया। उसने अपने शीशे के मोनोकल को दबाया और पीछे मुड़कर उसे देखा। तुम्हारे स्कॉलर ऑफ योर की इज्जत बदनाम वली की चौथी लाइन क्या है? रहस्यवाद में हर सत्ता की इज्जत बदनाम इतना कठोर नहीं होता। बस सही फॉर्मेट और कुछ ऐसे वर्णन का इस्तेमाल करो कि उसकी सीमा इतनी छोटी हो जाए कि कोई द्विधा न रह जाए। तब तक उस निहित सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए जब कई विधर्मी जो रहस्यवाद थोड़ा बहुत जानते हैं कुछ भी इज्जत बदनाम गढ़ लेते हैं, फिर भी उन्हें प्रतिक्रिया मिल जाती है। हाँ, अगर वो नाम उस निहित सत्ता ने नहीं दिया है तो प्रतिक्रिया मिलने का कोई फायदा नहीं। संबंध बनेगा या नहीं, ये इस सत्ता पर निर्भर करता है कि उसे मांगने वाले में दिलचस्पी है या नहीं। पहले अमोन ने स्कॉलर ऑफ योर और गेरमन स्पैरो की अपनी समझ और मरॉडर मार्क की सीक्वेंस 7 क्रिप्टोलॉजिस्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरा इज्जत बदनाम बना लिया जो ठीक से गेरमन स्पैरो को निश्चित करे। मगर उसने प्रार्थना करके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से संबंध बनाकर क्लाइंट की स्थिति पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी देवता जैसी अंतःप्रेम ने बताया कि चौथी लाइन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए सफलता नहीं मिलेगी। क्लाइंट के मन में उसके इज्जत बदनाम की चौथी लाइन का उद्घाटन हुआ, मगर उसने अमोन को बताने का इरादा नहीं किया। उसी समय अमोन ने मुंह खोला और उसके ख्याल पढ़ लिए। प्रोटेक्टर ऑफ बैकलैंड मैजिक एंड ड्रामा परफॉर्मर्स। इस समय के देवदूत और ब्लास्फेमर ने यह कहने के बाद कुछ पलों के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। फिर वो हंस पड़ा, बहुत खुशी से। हंसने के बाद अमोन ने अपने दाएं आंख के मोनोकल को सुधारा और मुस्कुराते हुए बोला,
सच कहूं, ये सब बहुत ही मजेदार है। क्या तुम सचमुच मेरे आशीर्वाद प्राप्त बनने का विचार नहीं करोगे? क्लाइन ने मुंह खोला और एक जानी पहचानी जवाब दिया, मुझे मार दो। चैप्टर 1152 एरर। क्लाइंट का जवाब सुनकर आमोन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। दरवाजा खोलने हाथ बढ़ाते हुए आराम से पूछा, ऐसे इज्जतबद नाम का ख्याल तुम्हें कैसे आया? इसका मुझसे कुछ संबंध तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कि दूसरे लोग प्रार्थना की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से मेरी स्थिति पता न कर सकें। ऐसे नाम ज्यादा नहीं होते। अपनी पहचान खुल जाने के बाद अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। ऊपर से उसे उम्मीद थी कि ऐसी बातचीत से कोई मौका हाथ लग जाए। साथ ही उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, कैसे खुद को बचाए। मुझे गहराई तक पैरासिटाइज किया गया है। अगर कोई ऐसा ख्याल आया जो आमोन के फायदे में न हो, वो आसान से भांप लेगा। आज शनिवार है और फिर से सोमवार आने वाला है। अगर फूल बिना किसी सूचना के टैरो गैदरिंग रोक देता है तो बाकी मेंबर्स जरूर डर, तनाव और उलझन में पड़ जाएंगे। यहाँ जिनके पास द वर्ड से संपर्क करने के उपाय हैं, वो जरूर मैसेंजर को बुलाकर कारण पूछेंगे। और जब मिस मैसेंजर मेरे पास आएंगी तो वो आमोन की मौजूदगी भांप लेंगी। फिर वो येस्टरडे वंस अगेन चार्म इस्तेमाल करके अपनी पूरी शक्ति हासिल कर सकती हैं। एक पूरे देवदूत की शक्ति से उसके पास मुझे आमोन के अवतार से छुड़ाने की काफी संभावना है। अब मेरे लिए सबसे जरूरी है 2 दिन तक जिंदा रहना और जीना। हाँ, जब आमोन अभी मेरी तकदीर नहीं चुरा सकता तो उसने शांतिपूर्ण संबंध की कोशिश क्यों की? चाहे मैं मान भी जाता, वो मुझे धुंधले के ऊपर जाकर उसे अनुमति देने के लिए छोड़ नहीं सकता था। उसका मतलब होता कि मैं उसके नियंत्रण से आजाद हूं और सेफिरा कैसल इस्तेमाल करके पैरासाइट को शुद्ध करके काउंटर अटैक कर सकता हूं। क्या समन्वय खुद ही एक स्विच है और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है? आमोन ने जान के इसका जिक्र नहीं किया। जैसे उम्मीद थी वो एक झांसा ही था। थोड़ी सी उम्मीद पकड़कर क्लाइंट ने तय किया कि अगले 2 दिन जितना हो सके टाइम खींचता रहेगा। आमोन का ध्यान अभी भी उसके ऐसे इज्जतबद नाम पर था जो कोई इंसान या देवदूत सोच भी नहीं सकता। कमरे से बाहर आते हुए आमोन ने अपनी ठुड्डी को खुजलाया और बोला, क्या तुमने बैकलैंड के जादू और ड्रामा करने वालों को कोई सुरक्षा दी है? मैं खुद एक मजीशियन हूं, बैकलैंड में कई बार परफॉर्मेंस दे चुका हूं। योजना बनाने के बाद क्लाइंट पहले से ज्यादा सहयोग करने लगा। सीधा साधा जवाब दिया। मॉनिकल वाले आमोन ने सिर हिलाकर माना, ठीक है, चल जाएगा। फिर वो होटल के कमरे से निकला और सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गया। नौकर की तरह बिना कोई अजीब हरकत के पीछे पीछे चलने लगा। लेफ्ट राइट देखते हुए आमोन ने अपना मॉनिकल पकड़ा और मुस्कुराते हुए आह भरी। कितना अफसोस है। अफसोस किसके लिए? क्लाइंट ने उलझते हुए पूछा। मैं तो पकड़ा जा चुका हूं, अब और क्या अफसोस करने का है? आमोन ने अपनी सिल्क टोपी को थपथपाया और अपनी मुस्कुराहट बनाई रखी। तुम अंदाजा लगाओ, अगर सही लगा दिया तो मैं तुम्हें बेहतर अंजाम दे सकता हूं। क्लाइंट को उसके वादे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ज्यादा राज खुलने से बचने के लिए उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं लगा सकता। कितना बोरिंग है, आमोन ने सीधे शब्दों में कहा। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बंद किया और अपने मॉनिकल को हल्के से थपथपाया। पेडेस्ट्रियंस लोगों से, सड़क के किनारे के पेड़ों से, छतों पर गौरैयों से, कीचड़ वाले कोनों में चूहों से और हवा में हर तरह के जीव जंतुओं से कल्पनामयी कीड़े जैसे आकार वाले चेहरे उड़कर आमोन में वापस समा गए, जैसे तारे वापस लौट रहे हों। इस देवपुत्र की स्थिति पल भर में ही देवदूत के स्तर तक पहुंच गई। और क्लाइंट ने अपना बायां हाथ उठाया और मानव चमड़ी का दस्ताना अचानक पर्दीला हो गया। ये ट्रैवलिंग का एक्टिवेशन प्रोसेस था। उस पल उसके जिस्म पर जो चीज असली थी वो सिर्फ था क्रीपिंग हंगर। बाकी सब फेसलेस की शक्तियों से बनाए गए थे और दस्ताना दी मांस और रक्त से बना हुआ था। ट्रैवलिंग शुरू होने देखकर क्लाइंट चौंक गया और बेसोच सोच पूछ बैठा, तुमने कमरे में ही टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया? उसने तो उम्मीद की थी कि आमोन उसे बैकलैंड से ले जाएगा। आखिर ये वो जगह है जहां एक देवदूतों का राजा भी सावधान रहेगा। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतरकर होटल से इतनी आम शक्ल में क्यों निकला। मॉनिकल के पीछे वाली आंख ने क्लाइंट को एक बार देखा और आमोन के होंठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। कितना अफसोस है कि तुमने पलेस से मदद नहीं मांगी। इस समय के देवता के चेहरे पर स्पष्ट मुस्कुराहट थी, मगर उसकी काली आंखों में कोई भाव नहीं था। इसने क्लाइंट के रोंगटे खड़े कर दिए। कैसे पक्का है कि मेरा पलेस ज़ोरोएस्टर से कोई संबंध है? क्या पिछली बार की वजह से? नहीं, रुको। क्लाइंट ने कॉजिटेट करने की कोशिश की, खुद को ज्यादा सोचने से रोकने की पूरी कोशिश की ताकि उसके ख्याल आमोन से चोरी न हो जाएं। आमोन ने बेपरवाही से सड़क पर घबराते हुए लोगों को देखा, फिर ऊपर धुंधले आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं अगले मौके का इंतजार कर सकता हूं। अब सबसे जरूरी है तुम्हें उस जगह ले जाना। ये कहते हुए दोनों एक साथ पर्दीला हो गए और होटल के दरवाजे से गायब हो गए। आने वाले किसी को कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। अनकही आत्मा दुनिया के जीवों और विभिन्न रंगों की परतों से गुजरते हुए क्लाइन और आमोन समुद्र के ऊपर प्रकट हुए। उनके पैर के नीचे एक बड़ा क्रैक था। नीला पानी कट गया था और एक बेअंधे अंधारे में गहराइयों की तरफ गिर रहा था, जैसे एक वाटरफॉल जो कभी नहीं भरता। ये देवों के युद्ध के खंडहर का द्वार था।
एक ख्याल आते ही क्लाइन ने पूछा, तुम मुझे फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स ले जा रहे हो? भव्य वाटरफॉल आमोन के मोनिकल में छपक गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और आराम से जवाब दिया, हाँ, वहां पहुंचकर तुम्हारा मैसेंजर भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के जरिए महसूस नहीं कर पाएगा। फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स आत्मा दुनिया से स्पष्ट रूप से अलग था। सिर्फ सेफिरा कैसल के सहारे ही संबंध बनाया जा सकता था। आमोन जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। उसके अंदर जली उम्मीद की लौ ठंडी हकीकत ने बुझा दी। उसे अभी तक खुद को बचाने का कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था। इस पल हवा में तैरता आमोन खुद से बोलने लगा, अगर बैकलैंड में मेरा मकबरा स्टीम चर्च ने न बिगाड़ा होता तो हम अबिस को स्प्रिंग बोर्ड बनाकर सीधे वहीं पहुंच सकते थे। इतनी मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। अबिस फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड से जुड़ा है? नहीं, आमोन ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन मैं उसकी कुछ विशेषताओं का इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकता हूं। सुना है अबिस में कुछ गंदे बदलाव आए हैं। सोचकर क्लाइन ने जांच की। आमोन ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा, अपनी उत्सुकता छिपाए बिना। तुम्हें पता है? हाँ, मैं एक बार अबिस की खोज करने का सोच रहा था। क्लाइन ने आगे नहीं बोला। डर की चूरी मार्ग के देवता के राजा न समझ लें कि वो रोजल की डायरी पढ़ सकता है। इस पल आमोन अचानक हंस पड़ा। तुम अबिस की खोज करने का सोचते हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्लाइन की अबिस में हुई गड़बड़ियों में शुरू से ही दिलचस्पी थी, इसीलिए उसने मौका पकड़ा और आमोन के सहयोग से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बस बोला ही था कि उसके मन में एक नया ख्याल आया। आमोन के साथ बातचीत का इस्तेमाल करके ज्यादा ऐतिहासिक राज जानकर शॉलर ऑफ द ओल्ड पोशन की पचन तेज कर सकता हूं। इस तरह सेफिरा कैसल पर अपना नियंत्रण बढ़ाकर अपनी मुसीबत से बचने की कोशिश कर सकता हूं। यह ख्याल दिमाग में चौंका और उसने तुरंत अपने आप को संभाला और ऐसी बातों पर सोचना बंद कर दिया। उसके प्रश्न के बारे में आमोन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा अबिस जाना किसी ऐसे को खूबसूरत गिफ्ट की तरह पेश करना है जिसे वो चाहता है। डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स? क्लाइन पहले चौंक गया, फिर अंदाजा लगाया। आमोन ने सिर हिलाकर हाँ कही। वही पहले एकमात्र बचा हुआ प्राचीन देवता था, डेविल मोनार्क फरबाउती। अब है। अंत के बिना आमोन ने कूद लगाई और तेज हवाओं वाले बड़े कल्पनामयी क्रैक में कूद गया। इसके साथ ही क्लाइन को हवा का सहारा खो गया और सीधे नीचे गिरने लगा। अनजाने वक्त के बाद पानी जो फाउंटेन जैसा था तेजी से ऊपर उठा और उसे आमोन के साथ क्रैक के दूसरे किनारे पर फेंक दिया। देवों के युद्ध के खंडहर में प्रवेश करते ही क्लाइन पर तेज धूप पड़ी। अचानक उसे कड़े और पागलों जैसे बोलचाल की एक लड़ी सुनाई दी। जैसे एक पतला सुइया कान के पर्दे छेद कर दिमाग में घुस गया, हर थॉट को भयंकर दर्द से भर दिया। और जो वर्म्स ऑफ स्पिरिट उसके मिथिकल क्रीचर रूप को बनाते थे वो बदलने लगे, जैसे उससे अलग एक पतनकल्पी चेतना जन्म लेने वाली हो। द ट्रू क्रिएटर का पागलपन भरा बोलचाल। इसको सहने में क्लाइन मुश्किल से काम चला पा रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक सहना मुश्किल था। देवों के युद्ध के खंडहर में ज्यादा दूर जाना उसके बस की बात नहीं थी। इस पल उसने देखा कि आमोन के दाहिने आंख के मोनिकल ने आसपास की सारी रोशनी सोख ली। वो अजीब तौर से चमकदार और सफेद हो गया। फिर एक घना अंधेरा आसमान पर छा गया। आमोन ने सीधे देवों के युद्ध के खंडहर का दिन चुरा लिया। अंधेरे में इस समय के देवता के अवतार ने क्लाइन को एक आइलैंड पर ले जाकर एक स्तंभ से लगाकर सुला दिया। जल्द ही क्लाइन धुंधले सपनों की दुनिया में पहुंच गया। उसने एक एपिक फीलिंग से भरे जायंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन देखा, जो काले बरांडे और चट्टान के सामने था। काली सिल्क टोपी और शीशे का मोनिकल पहने आमोन उसके पास प्रकट हुआ। आराम से मुस्कुराते हुए उसने सूर्यास्त के समय जम गए जायंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन की तरफ इशारा किया। वही फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स का द्वार है। थोड़ी देर सोचकर क्लाइन ने अपने शंकाएं उठाईं। क्या द्वार खोलने के लिए किसी खास जगह पर सपने में जाना जरूरी नहीं है? उसे फिर से थोड़ी सी उम्मीद होने लगी। उसने सोचा, काश आमोन इस खंडहर में 1-2 हफ्ता वक्त बर्बाद कर दे। सही है, आमोन ने क्लाइन की बात को रद्द नहीं किया। आराम से बोला, अगर तुम द्वार खोलना चाहते हो तो इस खंडहर के पानियों के केंद्र तक जहाज से जाना पड़ेगा। इसमें 1 महीने से ज्यादा लग सकता है और तुम ऐसी कई खतरों से गुजरोगे जो अभी तुम सह नहीं सकते। और मेरे लिए ऐसा नहीं है। क्या इसीलिए कि तुम सृष्टिकर्ता के पुत्र हो? क्लाइन ने विचार में पूछा। नहीं। आमोन का एक हाथ उसकी जेब में था, जबकि वो काले बरामदे के द्वार की तरफ चलने लगा। इस समय के देवता के चलते हुए उसने मुड़कर क्लाइन की तरफ देखा। चोरी मार्ग की सीक्वेंस 0 का बहुत एब्स्ट्रैक्ट नाम है, एरर। ये नाम मेरे पिताजी ने दिया था। उन्होंने इसे दर्शाने के लिए एक अजीब अनजाने शब्द का इस्तेमाल किया, बग। अनुवाद करें तो यह है तकदीर का घोड़ा, समय के कीड़े, नियमों में सुराख, सभी गलतियों का स्वरूप। चैप्टर 1353, सूर्यास्त टनल। एरर, बग, क्या ये मरॉडर मर्ग का सार है? इस बात का एहसास होने के साथ क्लाइन ने एक बात कंफर्म कर ली, वो ये कि प्राचीन सूर्य देवता सिल्वर सिटी के सृष्टिकर्ता अमोन के पिताजी वाकई में धरती से आए थे। जो शब्द अमोन ने बोला था वो स्टैंडर्ड इंग्लिश था,
धरती के साथी, तुम्हारे 2 बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। काश सब बर्नाडेट जैसे होते। अंदर ही अंदर मजाक उड़ाते हुए उसने उत्सुकता से पूछा, तुम इस सपनों की दुनिया के लूप होल का इस्तेमाल करना चाहते हो? क्लाइन ने अपने आप को संभाला और बग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि अमोन को शक ना हो कि वो इस शब्द को इतनी आम फ्लुएंसी से क्यों बोल रहा है। बेजानी ही अपना एक ट्रम्प कार्ड उघाड़ ना दे। एक ऐसे देवदूतों के राजा के सामने जो उसके ख्याल चुरा सकता है और उसे गहराई से पैरासिटाइज कर सकता है, उसके पास शुरू से ही कम ट्रम्प कार्ड थे। हर एक का सही इस्तेमाल करना था, कौन जाने कब काम आ जाए। इस पल अमोन काले वरांडा से बाहर आ चुका था। एक हाथ जेब में, बिना कुछ किए भारी दरवाजा आप ही खुल गया, जैसे कोई विशेष अतिथि का स्वागत कर रहा हो। तुम ऐसे सोच सकते हो, लेकिन हकीकत में इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अमोन ने ब्लास्फेमर की शान बिल्कुल नहीं दिखाई, आराम से क्लाइन के प्रश्न का जवाब दिया। इस सपनों की दुनिया में कोई एरर्स या लूप होल्स नहीं है। बस बचे हुए दैविक शक्तियों के टकराव से कुछ जगहें ज्यादा बेकरार लगती हैं, और मैं इस बेकरारी का फायदा उठाकर लूप होल बना सकता हूं। बड़े दरवाजे के पूरे खुलने पर, जो जाइंट के लिए बना था, अमोन ने अपना मोनोकल पकड़ा और हॉल में दाखिल होकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान वो मुस्कुराते हुए ज्यादा गहराई से समझाया, तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि ये वरांडा सपनों से बना है। हाँ, ये देवों के युद्ध के खंडहर में विभिन्न जीवों के सपनों से आता है। थोड़ा सोचकर क्लाइन ने जोड़ा, शायद बीते हुए कुछ सपनों से भी बचा हुआ है। इस पल इंसान और देवदूत एक टेढ़े मेढ़े काली सीढ़ी पर चल रहे थे। दोपहर की धीमी रोशनी ऊपर से रंगदार शीशे से आ रही थी, एक जलते हुए पवित्रता का एहसास लेकर। अमोन ने रेलिंग पर बने मानव खोपड़ी के नक्श को छुआ और मुस्कुराते हुए आसपास देखा। आमतौर पर जहां तुम इस सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हो, वही जगह तुम्हारा जागना होता है, चाहे तुम दूसरे समुद्रों के दूसरे जीवों के सपनों में क्यों ना हो। सिर हिला न सकने के कारण क्लाइन ने शब्दों में अपना विचार व्यक्त किया, सही है। और जब मैं लूप होल बनाता हूं, तो दूसरे सपनों में प्रवेश करके उसी अनुरूपी जगह जाग सकता हूं। सही है, ये वरांडा बाहर के समुद्री खंडहर से बहुत छोटा है, संरचना और भी तंग है। शायद हम कुछ ही मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अमोन के स्वर में खुशी की झलक थी। उसके लिए लूप होल्स बनाना और उनका फायदा उठाना एक आनंददायी काम था। ये अमोन असल में ऐसे तरीके से देवों के युद्ध के खंडहर से जल्दी गुजर सकता है। हम 1-2 घंटे भी बर्बाद नहीं करेंगे, 1-2 हफ्ते तो दूर की बात है। जैसा कि उम्मीद थी, देवदूतों का राजा, 4वीं सदी का ब्लास्फेमर। क्लाइन के अंदर पैदा हुई थोड़ी सी उम्मीद पल भर में ही गायब हो गई। उसे पता नहीं था कि क्या अमोन ने जान के पहले नहीं बताया, ताकि अपने शिकायत की उम्मीद के बबल को बार बार फूटते देखने का मजा ले, या फिर उससे ऐसी छोटी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी भारी निराशा को दबाकर कह सकता था, तुम इस सपनों की दुनिया के केंद्रीय सपने को नियंत्रित करना चाहते हो। उसे याद आया कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने कहा था कि वो वेरांडा की गहराई में काले लकड़ी के दरवाजे में जाने की हिम्मत नहीं करती। मुझे नहीं, हमें, अमोन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे उससे कुछ याद आया। उसने हाथ उठाकर अपना मोनोकल सुधारा और दिलचस्पी से पूछा, तुमने अपनी कठपुतली पर मोनोकल क्यों लगाया था? मुझे खुद एक तैयार करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, एक पल के लिए अजीब महसूस करते हुए क्लाइन ने सोचा और सच बोलने का फैसला किया। कुछ देर पहले बिजारो सॉर्सरर पोशन को पचाने के लिए मैंने जान के रेड एंजल ईविल स्पिरिट के सामने ये मोनोकल पहना था। सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अमोन अचानक रुक गया। उसने अपना सिर घुमाकर क्लाइन की तरफ देखा और मुस्कुराया। बहुत मजेदार, ये समय का देवदूत विचार पूर्वक कहने लगा। सोचा नहीं था कि मेडिसी पूरे तौर से मरा नहीं है। अगली बार जब मैं मेडिसी से मिलूंगा तो मैं तुम्हारी भेष धरूंगा, फिर उसके सामने मोनोकल पहनूंगा। बहना सौरॉन आइनहॉर्न मेडिसी, बड़े देवदूत के राजा होकर क्या इतना बेमौती नहीं हो सकते? क्या यही है जो गॉड ऑफ मिस्चीफ कहलाता है? क्लाइन ने सुना तो उसे विस्मय हुआ, कुछ कह नहीं पा रहा था। अमोन ने शीशे के मोनोकल को दबाया और पूछा कि क्या तुमने ये मोनोकल बाईं आंख पर पहना था? तुम्हें कैसे पता? क्लाइन चौंक गया, सोचा कि शायद अमोन ने इतिहास की धुंध से ये दृश्य चुरा लिया हो। मुझे कैसे पता? अमोन मुस्कुराया। 2 संभावनाएं हैं। पहली, तुम्हें कम स्तर के बियॉन्डे हो, मेडिसी से तुम्हारी टक्कर नहीं थी। तुम्हें डर था कि अगर तुम्हारी भेष बहुत असली लगती तो तुम्हें घातक आत्मिक हमला सहना पड़ सकता था, इसलिए तुमने ऐसा करने का फैसला किया।
दूसरी, अगर तुम्हारा इरादा मेरी नकल करने का था और तुमने ठीक से नकल की तो तकदीर के प्रभाव से मैं इस घटना को भांप सकता था। क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब मोनोकल गलत जगह पे था। अंदाजा लगाओ कौन सी संभावना है। मैं सबसे खतरनाक संभावना चुनूंगा, चाहे वो सच हो या न हो। इस तरह आगे ऐसी बातों में मैं और भी सावधान रहूंगा। हाँ, पहले तो आगे का सोचो। जब से अमोन ने कोई दर्शकता या दबाव नहीं दिखाया, क्लाइन अनजाने में ही अपना बचाव ढीला कर चुका था और उसे लगने लगा कि अमोन एक आसान स्वभाव का देवदूतों का राजा है। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि ये तो उस्ताद धोखेबाज की विशेषता है। दूसरी संभावना है, क्लाइन ने कहा। अमोन ने नहीं कहा कि सही है या गलत। वो सीढ़ी के नीचे पहुंच गया और वेरांडा के सबसे निचले स्तर पर आया। अजीब नक्श से ढके एक काले लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका। मैं यहां पहले आया हूं। जब ये दरवाजा पूरा खुलता है तो अंदर की शक्ति पूरे सपनों की दुनिया को चूर चूर कर देगी, क्लाइन ने बोला, अमोन से ज्यादा ऐतिहासिक राज निकालने की कोशिश करते हुए। अमोन ने हत्था पकड़ा, उसका पतला चेहरा भावहीन। ये मेरे पिताजी का आखिरी सपना है, उस जगह से संबंध है जहां वो मरे। क्या देवों के युद्ध का खंडहर वही जगह है जहां रोज रिडेम्पशन ने प्राचीन सूर्य देवता पर हमला किया, कैटाक्लिज्म का केंद्र था? सुनते ही क्लाइन का तन तना गया, उसके विचार तेज हो गए। इस जवाब के बारे में, रोज रिडेम्पशन के बनने को समझने के बाद, उसके पास देवों के युद्ध के खंडहर की विभिन्न असामान्यताओं के बारे में एक सिद्धांत था। अब उसे ज्यादा चौंकाने वाला नहीं लगा और स्कॉलर ऑफ योर पोशन की पचन भी कुछ हद तक हो गई थी। इसके तुरंत बाद उसने एक अनकही आह भरी। ये उसकी प्राचीन सूर्य देवता के सबसे नजदीक वाली मुलाकात थी। पहले जब उसने सपनों की डिविनेशन से देखा था तो वहां दूरी थी, समय की भी और स्थान की भी। प्राचीन सूर्य देवता और सम्राट रॉसेल एक युग के नायक थे, लेकिन अंत में दोनों का अंजाम दुखद था। रॉसेल के पास अभी भी जीवित होने के उपाय हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या इस पूर्व सृष्टिकर्ता ने भी ऐसे कोई उपाय किए थे। डार्क एंजल सासरिल, द ट्रू क्रिएटर, सोचते हुए अमोन ने अजीब नक्श से ढके काले लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। अंदर एक समुद्र था और चौंका देने वाली धूप सीधी उस पर पड़ रही थी। लहरों में एक समृद्ध सुनहरा रंग छुपा हुआ लग रहा था। क्लाइन को पहले समझ नहीं आता था कि घना सुनहरा रंग क्या दर्शाता है, लेकिन अब उसे एक शुरुआती आइडिया मिला। वो प्राचीन सूर्य देवता का खून था। मरते समय वो एवरनाइट की शक्ति से प्रभावित हुए सपने में गिर गए। उन्होंने अपना शरीर बिखरते हुए देखा, समुद्र को खून से रंगते हुए। क्लैंग। काले लकड़ी का दरवाजा खुलते ही एक अकल्पनीय पवित्र ताकत बाहर आई। पूरी वेरांडा को जोर से हिलाने लगी, जैसे ऐसा भूकंप आया हो जो इस दुनिया को तबाह कर दे। धुंध और गिरते हुए पत्थरों के ढेर के दरमियान दोनों लकड़ी के दरवाजे से सुनहरे समुद्र में प्रवेश कर गए। फिर उसे महसूस हुआ कि उसका आत्म शरीर पिघल रहा है, उसका मन पिघल रहा है। कुछ ही पलों में वो सपने के लिए खाद बन जाएगा। इस पल अमोन के शीशे के मोनोकल से चमकदार शुद्ध सफेद रोशनी निकली, जिसने पल भर में सपनों की दुनिया को चूर चूर कर दिया। उसने जो दिन चुराया था, उसे देवों के युद्ध के खंडहर को वापस कर दिया, जहां रात से दिन हो गया। साथ ही उसका और क्लाइन का रूप कुछ पर्दीला हो गया। फिर वे एक ऐसे समुद्र के ऊपर आकाश में प्रकट हुए जो सुनहरा रंगा था। यहाँ का तापमान क्लाइन की सोच से ज्यादा था, लेकिन सपने जितना खतरनाक नहीं था। या ये कहें कि देवों के युद्ध के खंडहर के केंद्रीय क्षेत्र का समुद्र विभिन्न दैविक शक्तियों के टकराव से सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित था। बस अंधाधुंध अनदेखी जगहों में ना घूमे तो ज्यादा समस्या नहीं होती थी। अगले ही पल अमोन के मोनोकल ने आसपास की सारी रोशनी सोख ली, उसे अजीब चमकदार बना दिया। दिन फिर चुरा लिया गया और रात आ गई। दोनों एक सुरक्षा क्षेत्र के आइलैंड पर उतरने के बाद फिर से सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गए। इस बार वो अजीब नक्श से ढके काले लकड़ी के दरवाजे के बाहर प्रकट हुए। अमोन ने अपने दाईं आंख वाले मोनोकल को सुधारा और अपने बाईं हाथ से खींचकर दरवाजे और वेरांडा के बीच की दूरी चुरा ली। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया, वेरांडा छोड़कर चट्टान के किनारे पर पहुंच गए। सामने था दोपहर के समय जम गया जायंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन। क्लाइन ने सोचा था कि अमोन नियम अनुसार संबंधित इज्जतबद्ध नाम का उच्चारण करेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि उसने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और उंगलियां चटकाईं। दो पहाड़ियों को अलग करने वाले बादल अचानक फौल उठे। लेफ्ट और राइट अलग हो गए। नीचे एक अदृश्य अंधेरा क्रैक दिखाने लगा। सामने वाले जायंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन ने अचानक सूर्यास्त की सारी किरणों को अपनी तरफ खींच लिया, उन्हें आगे बढ़ने दिया, गहरे क्रैक को भर दिया।
इस तरह दो पहाड़ियों के बीच बादलों में एक नारंगी लाल रंग का मार्ग बन गया। चलो, अमोन ने धीरे से हंसकर कहा और चट्टान से कूदकर नीचे आ गया। उसके कपड़े लहराने लगे, वो सूर्यास्त से बने रास्ते पर उतर गया। रोक न सकने के कारण क्लाइन को भी चट्टान से कूदकर नीचे आना पड़ा। जो रास्ता सूर्यास्त से बना था उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जब अमोन और क्लेन एक के बाद एक उस पर उतरे तो वो गिरना बंद हो गए, जैसे जमीन पर चल रहे हों। इस बार अमोन ने दूरी नहीं चुराई, बल्कि उसने क्लेन को साथ लेकर जायंट किंग्स कोर्ट के भव्य प्रोजेक्शन के पास आया। कभी कभी वो खूबसूरत दृश्य को निहारता और तारीफ करता। बादलों के समुद्र के ऊपर चलते हुए वो एक सूर्यास्त पूल पर चल रहे थे, दूर कहानियों वाले महल के साथ। ये तो एक खुशनुमा और ताज़ा कर देने वाली बात होनी चाहिए थी, लेकिन क्लेन को ऐसा लग रहा था जैसे वो अबिस में जा रहा हो, एक कदम करके। जितना वो छटपटाता उतना ही गहरा डूबता। जब वो फॉर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश कर जाएगा तो उसके भरोसे वाली कई चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ज्यादा देर नहीं हुई, अमोन और क्लेन जायंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन पर पहुंचे और सबसे ऊंची इमारत के सामने खड़े हो गए। इमारत के एक तरफ एक नीला शिखर था और दूसरी तरफ एक नुकीला शिखर। मुख्य दरवाज़ा 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था, जिसका रंग ज्यादातर धुंधला नीला था। ऊपर प्रतीक, चिन्ह और नक्श थे। यही जायंट किंग का घर था, वही जगह जहां डार्क एंजल सासरीर सोया करता था। क्लेन ने दरवाजे के बाएं तरफ काले होल को एक नज़र देखा, ऐसे तय किया कि सपने में दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं है, वरना द ट्रू क्रिएटर के मानने वाले गुजर नहीं पाते। आखिर उस समय की असली चाबी वाइस एडमिरल आइसबर्ग के कलेक्शन रूम में थी। अब जब दरवाज़ा खुलेगा हम फॉर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हम ज़रूर दूसरों का ध्यान खींचेंगे। अमोन हंसा और तिरछे कुछ कदम दरवाजे के किनारे तक बढ़ा। हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बल्कि सीधे अंदर चले जाएंगे। ये कहते हुए समय के देवदूत ने हाथ उठाकर अपना मोनोकल सुधारा। धुंधले नीले दरवाजे के कोने में एक गाढ़ा नीला रंग दिखाई दिया। ये कल्पनामयी दरवाज़ा था, जिसमें कोई स्थायित्व का भाव नहीं था। अप्रेंटिस की डोर ओपनिंग शक्ति एक बहुत नीच स्तर की कला है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल करने पर पूरा बेहतरीन है। अमोन ने अपना दाहिना हाथ नीचे किया और संतुष्टि से परिचय दिया। 2 कदम बढ़ाकर वो कल्पनामयी दरवाजे से गुजर गया। कोई बेकार बियॉन्डर शक्ति नहीं होती, सिर्फ बेकार बियॉन्डर्स होते हैं। अगर मैं दरवाज़ा सीधे धक्का देकर खोलता तो दूसरों का ध्यान खिंचता, लेकिन कौन से? द ट्रू क्रिएटर, उसका पवित्र निवास, उसका दैविक राज्य फॉर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में कहीं होगा। अगर मैं उसे यहाँ खींच सकता हूँ और उसे अमोन से लड़वा सकता हूँ तो शायद मुझे भाग निकलने का मौका मिल जाए। अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता न होने पर क्लेन ने ज्यादा अंतर न छोड़ते हुए अमोन के पीछे पीछे चलकर धुंधले गाढ़े नीले दरवाजे में कदम रखा। कदम रखने के पल उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया घूम रही है। उसकी आत्मा दीक्षा भी जैसे फाड़ दी गई हो। असामान्यता गायब होने और उसकी स्थिति वापस आने पर उसे एहसास हुआ कि वो एक साहिल पर है जो सूर्यास्त की चमक में भीगा हुआ है। यहाँ की रेत और पत्थर दोनों काले रंग के हैं। गहरे नीले लहरें दूर से उछलकर साहिल से टकराती हैं, एक के बाद एक, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं आती जैसी आनी चाहिए। वो खामोश हैं, जैसे एक भव्य भ्रांत। ये समुद्र एक भ्रांत है। अंदर आने से शायद यहाँ आना पड़ता है, लेकिन जाने के लिए जरूरी नहीं। प्रतिकूलता के सिद्धांत के अनुसार जाने के लिए सिर्फ जायंट किंग के निवास को खोलना होगा, जहाँ डार्क एंजल सासरीर गहरी नींद में है। अचानक समझ आते हुए क्लेन ने अपना सर दूसरी दिशा में घुमाया। वहाँ दोपहर की रोशनी में नहाया हुआ एक पहाड़ था। उस पर अनगिनत महल, मीनारें और कई भव्य शहर की दीवारें थीं। यही था कहानियों वाला जायंट किंग्स कोर्ट। चाहे सिल्वर सिटी साहिल तक जाने का रास्ता ढूंढ ही ले, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आंख के कोने से उसने देखा कि अमोन ने अपना रूप बदल लिया था। वो एक काली प्राचीन जामा और उसी रंग की नोकदार टोपी पहने हुए था। वो वर्तमान युग के एक जेंटलमैन से बदलकर चौथी या शायद तीसरी सदी के एक प्राचीन जादूगर बन गया। सोचते हुए क्लेन ने जायंट किंग्स कोर्ट की तरफ देखना जारी रखा, जो इतना दूर नहीं था। आराम से बोला, डार्क एंजल सासरीर जायंट किंग के महल में सो रहा है। अमोन उसके बगल में खड़ा था, जबकि वो उसी दिशा में देख रहा था और बिना चेहरे का भाव बदले बोला, मुझे पता है, मैं जायंट किंग्स कोर्ट में गया हूँ और ऑर्मिर के माता पिता की कब्र तक गया हूँ। जैसे उम्मीद थी, क्लेन के एक अनुमान की आखिरकार पुष्टि हो गई। उसने सोच समझकर कहा, तुम क्या जवाब खोज रहे थे? तुम अंदाजा लगाओ। अमोन ने जायंट किंग्स कोर्ट की तरफ देखते हुए हंसा। अगर मुझे कोई आइडिया होता तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों? कुछ सेकंड सोचकर उसने कहा, पहली सदी के कुछ राज? ऐसा कह सकते हो, अमोन ने ज्यादा परवाह किए बिना जवाब दिया।
क्लेन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या तुम डार्क एंजल सासरीर की स्थिति के बारे में उत्सुक नहीं हो? हूँ। अमोन ने अपनी नज़र की दिशा नहीं बदली, मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मुझसे वहाँ अभी भी कई लोग हैं जिनको उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। मेरा उन्नत भाई, द हैंगमैन, द ड्रैगन ऑफ बिट्रेयल, साथ ही एवरनाइट, स्टॉर्म और वाइट। मैं देखना चाहता हूँ कौन पहले है जो अपने आप को संभाल नहीं सकता। अगर मैं महत्वपूर्ण समय पर अंदर की सब चीज़ें छीन सकता हूँ तो उनका चेहरा ज़रूर बहुत मज़ेदार होगा। ये सोच, इतनी बड़ी बात करने का कारण सिर्फ गड़बड़ मचाना, कुछ उजलित प्राप्त करना है? क्लेन ने हल्का सा भौं चढ़ाया और एहसास किया कि अमोन के मूल्य इंसानों से अलग हैं। ये एक स्वाभाविक पौराणिक जीव है, इंसानों से बिल्कुल अलग। मैं अपने आप भौं क्यों चढ़ा सकता हूँ? जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ कमी है। उसने बेसोचे समझे अपना सर घुमाकर अमोन ब्लास्फेमर की तरफ देखा। अमोन के हाथ में एक आधे परदार का सीरा समान वर्म ऑफ टाइम था जिस पर 12 छल्ले थे। वो क्लेन की आंखों में देखकर मुस्कुराया और कुछ उम्मीद से बोला, जब हम फोसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स पहुंच ही गए हैं तो बाहर के किसी दखल से फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक मैं अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंचता, मैं तुम्हें पैरासाइट नहीं करूंगा। तुम हर उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो भाग निकलने के लिए, और मैं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। गुड लक, मुझे निराश मत करना। एक पल के लिए क्लेन को विश्वास नहीं हुआ कि अमोन ने क्या कहा। उसे शक था कि अमोन उसे धोखा दे रहा है, लेकिन जब उसने अमोन के इस दौरान के व्यवहार के बारे में सोचा तो उसे लगा कि ये उसके चरित्र के अनुकूल ही है। ठीक है, जब उसके विचार तेज हो गए तो उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से जवाब दिया। सूर्यास्त की नारंगी चमक के नीचे, बैकलैंड, पार्लियामेंट हाउस। राजा जॉर्ज III के अचानक स्वयं विनाश के कारण किसी भी नागरिक और संसद के सदस्यों को घर जाने की अनुमति नहीं थी, बल्कि उन्हें यहाँ इकट्ठा किया गया था ताकि तीनों चर्चेज और सेना की भारी सुरक्षा मिल सके। एक शुद्ध काली पोशाक पहने ऑड्री दूसरे मंजिल पर रेलिंग के पीछे खड़ी चुपचाप नीचे देख रही थी। जैसा कि मामला अचानक हुआ था और कोई पहले से सूचना नहीं थी, उसे अभी भी असत्य लग रहा था, चाहे उसे द वर्ल्ड गेहरमन स्पैरो से कुछ इशारे मिले हों। वो जैसे वास्तविकता से ऊपर उठ गई हो और एक परफॉर्मेंस देख रही हो। उसके पिता, भाई और बाकी नागरिक और संसद के सदस्यों को टुकड़ों में बांधा गया था। उन्होंने अलग अलग छोटे कमरे लिए हुए थे। कभी कभी कोई छोटे कमरे से बाहर निकलता, धुएं की बदबू और अपने जेंटलमैनी लिबास के साथ दूसरे चर्चा केंद्र की तरफ दौड़ता। महिलाएं और श्रीमतियां आराम कमरे में बैठी थीं। उनमें से अक्सर अभी तक वापस नहीं आए थे। उनकी आंखें भावहीन थीं और शरीर कांप रहे थे। संसद के कर्मचारी और सेना के मध्यम और नीचे स्तर के अधिकारी हर तरफ दौड़ दौड़कर विभिन्न जगहों से जानकारी लेकर आ रहे थे। एक सिपाही ने लाल कमीज और सफेद पतलून पहनी बाहर से अंदर आया और हॉल के इंचार्ज अधिकारी को कागज का एक ढेर दिया। अधिकारी ने एक नज़र देखा और तुरंत अपने सहायक को बुलाया। उसने अर्ल हॉल और बाकी लोगों वाले छोटे कमरे की तरफ इशारा किया। कुछ न पूछते हुए सहायक ने दस्तावेज लिया और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ा। ये सब बहुत खामोश माहौल में हुआ। सिर्फ कदमों की आवाज और हल्की फुल्की फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी, जैसे ये असली दुनिया के कैनवस पर बना एक बड़ा ऑयल पेंटिंग हो। शानदार साजा समज्जन, अंधेरे रंग, धीमी रोशनी और हर किसी के चेहरे के भाव ने एक अत्यंत भारी माहौल बना दिया था। ऑड्री ने अपने होंठ हल्के से दबाए और कुछ देर तक देखा। उसका मूड अभी भी नीचे था और वो सिर्फ प्लेकेट के सहारे शांत बनी हुई थी। मिस्टर वोल्ड ने राजा के साथ क्यों किया? राजा की मौत से गहरी नफरत पैदा होगी। फर्क नहीं पड़ता राजा का सीक्वेंस क्या था, क्योंकि उसने कभी दिखाया नहीं। ये साम्राज्य की कुल शक्ति को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये घटना एक बात स्पष्ट करती है कि तीनों चर्चेज, राजपरिवार और सेना के बीच दरार आ गई है। अंदर की लड़ाई काफी गंभीर है। लोएन की स्थिति बहुत खतरनाक होगी। उसके शत्रु इस मौके को जाने नहीं देंगे। जब उसके विचार तेज हो गए तो उसने देखा कि एक आदमी ने काले कोट में पार्लियामेंट हाउस में दौड़ लगाई। उसने अपनी आवाज दबाकर हॉल के इंचार्ज अधिकारी से बात करनी शुरू की। एक अनुभवी स्पेक्टेटर के तौर पर जो सूक्ष्म चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देख सकती थी, होठ पढ़ना ऑड्री की मजबूती थी। देखते हुए उसने इसका अनुवाद किया। इंतिस ने होमासिस पर्वतमाला की सीमा में टकराव का बहाना देकर वहां बड़ी संख्या में सेना इकट्ठा कर ली है। ऑड्री ने अपने होठ हल्के से काटे और उसे वो परिचित एहसास फिर से पैदा हुआ, जैसे उसने किसी उपन्यास के वर्णन को असली दुनिया में बचते देखा हो। आसमान का धुंधला और भी गाढ़ा लगने लगा। मोरेटिस के घर में कोई बात नहीं कर रहा था। बेंसन ओरियल विंडो के पीछे गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था, सड़क पर दौड़ते हुए लोगों को देख रहा था। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। मलिसा कॉफी टेबल के बगल वाले सोफे पर बैठी थी। उसने सर झुकाया और अपनी बनाई कच्ची मशीनरी को देख रही थी, जैसे वो एक मूर्ति बन गई हो। साय,
हालात और भी बेकरार हो गए हैं। साएं छोड़ते हुए उसने अपने बालों की लकीर को छुआ। उसने सर घुमाया और एक बनावटी मुस्कान बनाई। भाई हो, बैकलैंड ज्यादातर जगहों से जरूर सुरक्षित है। मलिसा ने सर नहीं उठाया, बल्कि उसने एक स्वर्गीय आवाज में कहा, क्लेन ने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली और हमारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अंत में एक हादसा उसे ले गया। हम टिंगेन से निकले और तुम्हें सिविल सर्वेंट की नौकरी मिल गई। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई और सही रास्ते पर चल पड़ी। अंत में जंग शुरू हो गई। हमने इस माहौल के आदी हो जाने में आसान नहीं की। हम प्रार्थना कर रहे थे कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। अंत में राजा टुकड़े टुकड़े हो गया। ये कहते हुए मलिसा ने धीरे से अपना सर उठाया और अपने भाई की तरफ उलझे हुए चेहरे से देखा। बेंसन, क्या इतना मुश्किल है कि हम पहले से बेहतर जिंदगी पाएं और उसे बनाए रखें? चैप्टर 1155 अंधेरे में चलना। बैकलैंड, पूरा इलाका। फोर्स, जो अभी बर्फ और शीत की जमीन से वापस आई थी, मोटी तहों में लिपटी हुई थी। अपने सामने जलते हुए कोयले की स्टोव को देख रही थी, जैसे वो फिर से एक भयानक माहौल में फंस गई हो। वो अपने आप को कुछ बार कांपने से नहीं रोक पाई। जॉर्ज III मर चुका है। पहले जो हुआ था वो जरूर खत्म हो जाएगा। शायद हम इस जगह से निकलकर नॉर्थ बरो या हिल्स्टन बरो जा सकें। वहां के घरों में फायरप्लेस होते हैं। शियो उसके सामने एक कुर्सी पर बैठी थी और उसी तरह गर्म फर्नेस को देख रही थी। थोड़े उलझे हुए चेहरे से जवाब दिया, 1-2 हफ्ते और इंतजार करते हैं। सच कहूं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि जॉर्ज III इतनी आसानी से मार दिया गया। मुझे कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। इस बाउंटी हंटर जो अब जज बन गई थी की आवाज में निराशा, उलझन और आश्चर्य था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी की प्रेरणा खो दी हो। फोर्स ने थोड़ी देर के लिए ठंड से होने वाले नुकसान को भुला दिया और उसे दिलासा दिया। मुझे नहीं लगता कि ये गरमिन स्पैरो ने किया है। ये उन्होंने किया है जो शह में इस्तेमाल कर रहे थे। वही लोग थे जो जॉर्ज III के छुपाए हुए इरादों की जांच कर रहे थे। तुम्हारे कर्मों ने उसकी मौत में कुछ योगदान दिया है, जैसे तुमने अपना बदला पोशीदा तरीके से ले लिया हो। तुम्हारे परिवार पर अब और नजर या दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। तुम नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। अगर मौका मिले तो तुम ठीक तरीके से अपने पिताजी के लिए अपील कर सकती हो। आखिरी कुछ वाक्य सुनकर शियो ने सर उठाया। हाँ, अब हालात और भी बेकरार हो रहे हैं। मुझे चिंता है कि वो युद्ध से प्रभावित हो जाएं। फोर्स, तुम्हें लगता है बैकलैंड में सुरक्षित रहना है या सीमा से दूर एक आम शहर में? फोर्स ने कुछ सेकंड सोचा और शांत भाव से सर हिला दिया। मुझे नहीं पता, उसने जोड़ा। मैंने मिस्टर वर्ल्ड से पूछने की योजना बनाई है। उसे पूरी स्थिति की बेहतर समझ होगी। क्या तुम्हें याद है, उसने पहले ही हमें चेतावनी दी थी कि जॉर्ज III के आसपास कुछ होगा और उसे नज़दीक न आने को कहा। इसके अलावा फोर्स ये भी जानना चाहती थी कि उसकी यात्रा का अगला स्थान क्या होगा, ताकि वो जल्दी तैयारी कर सके। हाँ, शियो ने सहज भाव से सर हिला दिया। फोर्स ने अपने घुटनों पर रखे अखबारों को पलटा और बची हुई कॉफ़ी पी। फिर धीरे से उठी और अंदर के कमरे में गई। उसने धीमी आवाज में मिस्टर फूल से प्रार्थना की। उनसे अपने प्रश्न थवर्ड गरमिन स्पैरो तक पहुंचाने को कहा। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, जायंट किंग्स कोर्ट के नज़दीक। गहराई से पैरासिटाइज ना होने पर क्लाइन ने अमोन के साथ पहाड़ की तलहटी का सफ़र किया। जमे हुए दोपहर में उन्होंने इस पौराणिक भूमि के सामने घूमकर आगे बढ़ा। भावे अमोन ने उसे भाग निकलने का मौका दिया था, लेकिन वो जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अमोन के पास कम से कम सीक्वेंस 2 की शक्ति और स्टार है। वो एक सच्चे अर्थों में दूत है, एक ऐसा तत्व जिससे वो सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा एक मरॉडर को एरर के नाम से जाना जाता है, एक लूप होल, एक बग। इसकी शक्तियाँ बहुत अजीब हैं, जिनका बचाव मुश्किल है। क्लाइन को विश्वास था कि खुद को बचाने के लिए जो भी आम उपाय वो सोच सकता है वो असर नहीं करेंगे। मुझे बस सहन शक्ति से काम लेना होगा और एक ऐसे मौके का इंतजार करना होगा जो काम आए। इस दौरान मुझे प्रयास जारी रखना होगा अमोन की प्रतिक्रिया देखने के लिए। हाँ, मुझे एक समस्या का भी ध्यान रखना होगा। मैं अमोन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने वर्म ऑफ टाइम वापस ले लिया है और मेरा पैरासिटाइज स्टेट हटा दिया है। कम से कम मेरी स्थिति के लिए वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं हो सकता। मैं ये संभावना रद्द नहीं कर सकता कि उसने मेरे शरीर में वर्म ऑफ टाइम छुपा दिया हो। वो किसी महत्वपूर्ण पल पर मेरा शरीर नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही ये ख्याल क्लाइन के मन में आया, उसने अमोन से बातचीत की। डार्क एंजल सासरल के बारे में पूछा, लेकिन उसने देखा कि आसपास दूर दोपहर धीरे धीरे ढल रहा था, जबकि अंधेरा छा गया। बिजली की कड़ियां जो कभी कभी गरजती थीं, आधे आसमान को रोशन कर रही थीं। वो जाइंट किंग्स कोर्ट की सीमा पर पहुंच गए थे और इस पौराणिक राज्य से बाहर जाने वाले थे।
जब मैं अंधेरे में जाऊंगा तो या तो मैं हवा में उड़ जाऊंगा या फिर अचानक एक भयानक राक्षस के हमले का सामना करूंगा। सोचकर क्लाइन ने कुछ जाना नहीं हुआ का भाव करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वो नारंगी दोपहर से अंधेरे गहरे अंधेरे में चला गया। इस पल अमोन, जो अपनी काली प्राचीन जमा और नुकीली टोपी में था, मोनोकल के साथ उसने हाथ बढ़ाया और पतली जानवर की खाल से ढके एक लैंटर्न को पीछे खींच लिया। लैंटर्न के अंदर किसी अनजान तेल से बनी मोमबत्ती हल्की पीली रोशनी और थोड़ी तेज महक छोड़ रही थी। ले लो, अमोन ने लैंटर्न क्लाइन की तरफ फेंका। मतलब था कि अंधेरे में कई राक्षस छुपा हुए थे। ये राक्षस अत्यंत खामोश थे। उन्होंने अमोन को देखा, जो एक प्राचीन जादूगर की तरह कपड़े पहने था, और क्लेन हो, जो एक वर्तमान युग के जेंटलमैन की तरह दिख रहा था। धीमी पीली रोशनी के नीचे वो वीरान जमीन से गुजरे। आंखें आगे जमाए क्लेन ने आराम से अपने हाथ में जानवर की खाल का लैंटर्न पकड़ा, इसकी परवाह किए बिना कि कब बुझेगा। जब दोनों इस बंजर वीरान जमीन को छोड़कर एक पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे, तब अचानक अंधेरे में उनके पीछे एक बिगड़ा हुआ 2 सर और 5 बाहों वाला मांस का राक्षस कांप उठा। वो क्लेन की कठपुतली बन चुका था। आत्मा सूत्रों को नियंत्रित करना शुरू से ही खामोश था और ये 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं था। अगले ही पल वो राक्षस खामोशी से गिर गया, अपनी जान खो बैठा। क्लेन के बाएं तरफ चलते हुए नुकीली टोपी पहने अमोन ने मुस्कुराया। उसने अपनी दाईं बाह उठाई और अपना हाथ खोला, कुछ दिखाते हुए। वो एक पर्देला कीड़ा था जिसके ऊपर 3D नक्शे थे। एक वॉर्म ऑफ स्पिरिट। ये कठपुतली से चुराया गया था, आत्मसूत्रों के साथ। क्लेन के बोलने का इंतजार किए बिना अमोन ने आसानी से अपनी उंगलियों से पर्देले कीड़े को कुचल दिया। क्लेन को तुरंत अपनी आत्मा की गहराई से आने वाला दर्द महसूस हुआ। उसका सिर जैसे फूटने वाला था। शुक्र है वो येस्टरडे वंस मोर चार्म्स और कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स बनाते वक्त इस एहसास के आदी हो चुका था। उसने सिर्फ चेहरा बिगाड़ा, अपना संग नहीं खोया। अमोन ने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी और अपना हाथ नीचे फेंक दिया। तुम बहुत रोक टोक से काम लेते हो, तुम और हिम्मत दिखा सकते हो। दर्द से उभरकर क्लेन ने हाथ उठाकर अपने कानों के पास मालिश की, थकान महसूस करते हुए। हर वॉर्म ऑफ स्पिरिट उसे आराम करने के लिए पुकार रहा था। जब ज़ेराथुल उसके पीछे पड़ा था तो उसमें अपने बीते हुए से जो आत्मदीक्षा उधार ली थी वो ज़्यादातर खर्च हो गई थी। इसके बाद लगातार ट्रैवलिंग था। एंजल्स एम्ब्रेस का इस्तेमाल करके निशान मिटाने से वो अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। सुरक्षा क्षेत्र वापस आते ही उसने सोचा था कि धुंधले के ऊपर जाकर अपने आसपास चेक करेगा, फिर गहरी नींद में जाएगा और अपनी एनर्जी भर लेगा। अफसोस, उसे अमोन के एम्बुश का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे पैरासिटाइज कर लिया गया। उसे फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स तक सताया गया। अगर वो खतरनाक हालत में नहीं होता तो वो बेहोश हो जाता या नियंत्रण खो देने के लक्षण दिखाता। मुझे अभी आराम की जरूरत है, क्लेन ने अपना दाहिना हाथ नीचे करते हुए खुलासे से कहा। उसे विश्वास था कि अमोन उसकी मांग पूरी करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भागने में असफल होगा, उतना ही ज्यादा वो इस गॉड ऑफ मिसचीफ के मनोरंजन की इच्छा को पूरा कर पाएगा। ठीक है, मोनिकल वाले अमोन का चेहरा थोड़ा घूमा, जबकि वो पहाड़ी के सामने देख रहा था। वहां आराम करने की जगह है, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं अगर तुम जंगल में कैंप करना चाहते हो। मुझे बस लगता है कि तुम इंसान सुरक्षा का एहसास देने वाली जगह को ज्यादा पसंद करोगे। वहीं चलें। क्लेन असल में लैंटर्न की लॉ को सीधे नियंत्रित करना चाहता था ताकि फ्लेमिंग जंप पूरा कर सके, लेकिन उसकी खाली हुई आत्मदीक्षा ने उसे रोक दिया। वो सिर्फ अमोन के पीछे चलकर अपने पांव पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकता था। रास्ते में ज्यादा सवाल पूछने के इरादे से उसने अमोन से कहा, तुम मंजिल तक सीधे पहुंचने के लिए दूरी क्यों नहीं चुराते? अमोन ने अपना सिर घुमाया और अपनी मोनिकल वाली दाहिनी आंख से क्लेन को देखा। उसके होंठ थोड़े ऊपर उठ गए। मैं वो नहीं हूं जिसे आराम की जरूरत है। क्लेन ने मुंह बंद किया और चुपचाप आगे चल दिया। कुछ दर्जन बिजली की चमक के बाद अमोन ने हाथ उठाकर तिरछे आगे की तरफ इशारा किया। हम पहुंच गए हैं।
एक छोटे पहाड़ी की छांव में 100 मीटर से कम दूरी पर कुछ इमारतें थीं जो आधे शिखरों जैसी दिखती थीं। 10 से ज्यादा बड़े पत्थर के स्तंभ जमीन से बाहर निकले थे, सिर्फ क्लेन के घुटनों की ऊंचाई तक पहुंचने तक। दरारों से कुछ तिनकियां उगाई थीं, उनके नुकीले सिरों का रंग लाल खून जैसा था। क्या यहाँ पहले लोग रहते थे? क्लेन ने अपने कानों के पास मालिश करते हुए पूछा। अपनी दाहिनी काम की उंगली के दूसरे जोर से मोनिकल को हिलाते हुए अमोन ने मुस्कुराकर बोला, यहाँ पहले एक बहुत बड़ा शहर था। जब कैटाक्लिज्म हुआ तो जमीन फट गई और पूरे शहर को निगल लिया, बस ये संरचनाएं छोड़कर कि वो कभी था। सभ्यता का विनाश, ये ख्याल अचानक क्लेन के मन में आया। उसने अपनी रफ्तार तेज की और मंजिल पर पहुंच गया जहां अजीब जंगल घास थी। एक आधी गिरी हुई इमारत में प्रवेश करते हुए क्लेन ने सहज भाव से आसपास देखा और जगह का निरीक्षण किया। चटक गई धुंधली सफेद पत्थर की दीवारों पर हजारों सालों से धुले हुए म्यूरल थे। वो पहचानने के लायक नहीं रहे थे और वो बता सकता था कि शहर के लोग मानते थे कि मौत के बाद स्वर्ग जाना एक सम्मान है। अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए क्लेन ने अपने हाथ का जानवर की खाल का लैंटर्न फेंक दिया। एक मोटे स्तंभ के सहारे वो मुश्किल से गोल रोशनी की तहों की कल्पना कर पाया। उसे ऐसे माहौल में सोने के खतरों की परवाह नहीं थी। खतरा जितना ज्यादा आए उतना अच्छा। सोने से पहले क्लेन ने दिल से चिल्लाया। नुकीली टोपी पहने अमोन ने उसे देखा, फिर आराम से उसके बगल में बैठकर अपनी उंगलियां चटकाई। लैंटर्न में बुझने वाली मोमबत्ती पिघलना बंद हो गई, लेकिन धीमी पीली रोशनी फैलती रही। चंद मिनट का फ्यूल बचा होने के बावजूद ये ऐसे लग रहा था कि ये और कुछ घंटे या दिन तक चल सकता है। ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वाला एक एरर जैसे था। अनजाने वक्त तक बेहोश महसूस करने के बाद आखिरकार क्लेन ने अपनी एनर्जी वापस पाई और मिस मैजिशियन की प्रार्थनाओं से जाग गया। वो तुरंत इसका जवाब नहीं दे सकता था। उसने आंखें बंद कर लीं और बनाया कि वो अभी भी सपना देख रहा है। गहरी स्तर से पैरासिटाइज ना होने पर मुझे नहीं लगता कि अमोन मेरी सोच पर नजर रखेगा। वो सिर्फ ये बता सकता है कि क्या मेरी सोच उसके लिए नुकसानदेह है। सोचकर उसने छुपकर धुंधली सफेद कोहरा बुलाया। उसने इतिहास के शून्यता से अपने बीते हुए से एक स्थिति उधार ली थी, वो स्थिति जो सीधे भागने के लिए नहीं थी। वो तब थी जब हुइन रैम्बिस ने उसके चेतना के आइलैंड पर हमला किया था। इस प्रयास को ना तो रोका गया और ना ही चुराया गया। इस स्थिति का इस्तेमाल करते हुए और इस तथ्य के साथ कि वो सपनों और मन की दुनिया में अपनी स्पष्टता बनाए रख सकता है, चाहे कोई भी दखल अंदाजी हो, उसने अपने आत्मबोध का एक हिस्सा अलग कर लिया और आत्मा के आकाश में रहा। शांत भाव से आइलैंड को नीचे से देखता रहा। उसने जांच की कि क्या उसके मन और सूच में कोई असामान्यता है जो पैरासिटाइज की गई थी। एक सिलसिलेवार कड़ियों से तुलना करने के बाद उसने पुष्टि की कि उसके मन दुनिया में कुछ गलत नहीं था। दूसरे शब्दों में, चाहे उसके जिस्म में एक वर्म ऑफ टाइम हो, वो अभी भी सीमा स्तर पर पैरासिटाइज माना जाता। उसकी सोच पर नजर रखना संभव नहीं था। ऐसा सुरक्षा क्षेत्र ढूंढने के बाद आखिरकार क्लेन ने अपने दबे हुए ख्यालों को छोड़ दिया और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। आगे अपने बचाव के तरीकों पर विचार किया। अमोन एक गॉड ऑफ मिसचीफ है और एक गॉड ऑफ डिसीट भी है। ये संभव नहीं है कि वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ये खेल खेल रहा है। अगर वो सचमुच ऐसा करना चाहता तो वो जरूर इंतजार कर सकता था जब तक वो अपने असली रूप से मिले और मेरी तकदीर चुरा ले। वो सेफिरा कासल हासिल करने के बाद इसकी कोशिश कर सकता था। इस तरह चाहे कोई भी अनचाही घटना हो, उसका मुख्य लक्ष्य भी पूरा हो जाता और उसे कोई नुकसान नहीं होता। इस मामले के पीछे उसका क्या लक्ष्य है? अगर मैं मामले की जड़ पकड़ सकता हूं तो शायद मुझे सच्ची आज़ादी मिल जाए। और जब उसने मैंडरिन में भाग्य बढ़ाने वाले रिचुअल का मंत्र बोला तो उसने असल में इस खास भाषा के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और ना ही कोई सवाल पूछा। ये बिल्कुल भी नहीं मिलता उसके दिखाए गए उत्सुकता के भाव से। ओह, क्या उसने जान के बग शब्द का इस्तेमाल करके मुझे जांच कर रहा था ताकि देख सके कि मैं कौन से संबंध बनाता हूं? लेकिन उसने मेरे ख्याल नहीं चुराए। नहीं, अगर मेरे सभी ख्याल एक दूसरे से अलग अलग हैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो चुराए गए हैं। क्लेन ने उस समय की स्थिति याद की और उसने अपने ख्यालों के बीच तार्किक संबंध की योजना से पुष्टि की कि उसके ख्याल नहीं चुराए गए थे। इसने उसे एक बात की पुष्टि करवाई, वो ये कि गहरी स्तर की पैरासिटाइज होने पर अमोन सीधे उसकी सोच पर नजर रख सकता था बिना उसे चुराए हुए। अमोन ने ऐसा बनाया कि उसे बुरे इरादे का एहसास होने पर ही हाथ मिलाना चाहिए। ये एक झांसा था। मुझे पता था ये गहरी स्तर की पैरासिटाइजेशन पल्लेज के वर्णन से अलग लगती है। इस अनुमान के आधार पर जो ख्याल मैंने रास्ते भर सोचा है वो सब अमोन ने सुन लिए हैं।
धरती, धरती के साथी और बच्चों की शिक्षा समेत। कितना भयंकर। शुक्र है जब मैं जॉर्ज III की तरक्की के रिचुअल को तबाह करने की सोच रहा था तो अमोन द्वारा पैरासिटाइज किए जाने की खतरनाक स्थिति की कल्पना की थी। आधे ख्याल मेरे सहज प्रतिक्रिया थे, जबकि बाकी आधे जान के छोड़े गए थे। इस तरह मैं ना सिर्फ अपने राज उखाड़ता हूं, बल्कि इसका इस्तेमाल अमोन का विश्वास जीतने के लिए कर सकता हूं, सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय बातें छुपाकर। अभी के लिए वो जरूर जानता है कि मैं उससे ज्यादा ऐतिहासिक राज हासिल करना चाहता हूं ताकि स्कॉलर ऑफ योर पोशन तेजी से पच जाए, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उसे पूरे तौर पर पचाने से दूर नहीं हूं। मैं बस कुछ कदम दूर हूं, या सिर्फ एक मौके की दूर। क्या अमोन ने जान के पैरासाइट हटाया और मेरे साथ ऐसा खेल खेला क्योंकि उसने प्राचीन सूर्य देवता से धरती के बारे में सुना था और कुछ राजों से जुड़ा था? वो मेरे खुद को बचाने की कोशिश का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो उसके लिए असुविधाजनक या संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो आगे कुछ जरूर होगा। हाँ, मुझे ये दिखाना होगा कि मुझे इसका एहसास नहीं हुआ है और मैं अभी भी एक आम इंसान की तरह भागने की योजना बना रहा हूँ। जब मैं अपनी बेहतरीन स्थिति में वापस आऊंगा तब मैं अपनी पहली कोशिश करूंगा। शांता भव। क्लेन ने धुंधली सफेद दीवार को दबाया और धीरे से सीधा बैठ गया। वो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। पेट भरे बिना मेरा दिमाग काम करने से इनकार कर देता है। वो सच बोल रहा था और एक झूठ भी, क्योंकि एक पूरा पौराणिक जीव बनने से पहले एक संत को भूख और प्यास लगती रहेगी, लेकिन सीक्वेंस 3 देवा पुरुष के लिए आधा महीना खाए पिए बिना कोई समस्या नहीं है, और एक पूरे पौराणिक जीव के लिए खाना सिर्फ एक शौक है, जरूरत नहीं। जो वो व्यक्त करना चाहता था वो ये था कि भाग निकलने की रस्मी कोशिश शुरू करने से पहले उसे बेहतरीन हालत में होना चाहिए। एक मैजिशियन की आदत, अमन ने मुस्कुराकर टिप्पणी की। मैं खाना देने का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन तुम खुद ही कोई उपाय सोच सकते हो। जमीन पर रखे लैंटर्न को देखकर क्लेन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर हाथ हवा में बढ़ाया। एक इतना ऊंचा नहीं वाला कॉफी टेबल तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। ये ड्वेन डॉन्टेस के निवास की एक चीज थी। धीमी पीली रोशनी के नीचे क्लेन ने फिर हाथ बढ़ाकर इतिहास के शून्यता से एक खूबसूरत झिल्ली वाला डब्बा बुलाया। डब्बे के अंदर बर्तन का एक सेट था, जिसमें छुरी, कांटा और कप था। इस चीज को चुनने का कारण यह था कि वो बर्तन को अलग अलग बुलाकर एक सेट नहीं बना सकता था। वो एक ही वक्त में इतिहास के शून्यता के सिर्फ 3 चित्र संभाल सकता था। बर्तन को आराम से लगाने के बाद क्लेन ने शिष्टता से अपना सिर बगल में घुमाया और नुकीली टोपी पहने अमन की तरफ सर हिलाया। इसके बाद उसने एक मीडियम वेल डन स्टेक बुलाया, जो काली मिर्च की चटनी से ढका हुआ था। वो पोर्सिलेन प्लेट पर गिरा, कुछ भाप छोड़ता हुआ। छुरी से स्टेक काटकर उसने गुलाबी प्रोटीन का बचा हुआ किनारा दिखाया। क्लेन ने एक टुकड़ा बीफ काटा और मुंह में डाल दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी संरचना असली थी और रस से भरा हुआ था, बिल्कुल नकली नहीं था। इसने उसके पेट की घबराहट को वाकई शांत कर दिया। 15 मिनट के लिए ना सिर्फ मुझे भूख नहीं लगेगी, बल्कि मुझे असली खाना भी मिलेगा। बीफ का टुकड़ा निगलने के बाद क्लेन ने अमन को इस तरह से परिचय दिया जैसे एक अतिथि सत्कार करने वाला मालिक, न कि एक बेचारा बियॉन्डर जो अगवा किया गया हो। अमन ने शीशे के मोनिकल को दबाया और मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मैं आजमा चुका हूं, खराब नहीं है। तुम्हारा अनुकूलन करने की क्षमता वाकई तेज है। क्या तुम सचमुच मेरे आशीर्वाद प्राप्त बनने का विचार नहीं करोगे? एक और टुकड़ा बीफ काटकर क्लेन ने जवाब दिया जैसे दोस्त से बात कर रहा हो। मुझे मार दो। उस पल अपने से ज्यादा बार आने वाली बिजली और अनंत अंधेरे ने जमीन पर राज किया। जहां आसपास की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां आंखें भावहीन नजरों से उस क्षेत्र को देख रही थीं। टेढ़ी मेढ़ी लाल काले घास हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। आधी गिरी हुई इमारत में धीमी पीली रोशनी ने कलात्मक कॉफी टेबल और बाजीगाह बर्तन को गर्म रंगों से रंगीन कर दिया। स्टेक की खुशबू हवा में तैर रही थी। इससे जुड़ी बाहर की दुनिया से कोई विरोध नहीं दिखा रही थी। अंधेरे की गहराई के भयंकर राक्षसों की नजरों के नीचे क्लेन ने अत्यंत डर की भीगी वीरान जमीन में रचनात्मक और शांता से एक शानदार भोजन का आनंद लिया। अपना स्टेक खत्म करने के बाद उसने मेगर मैनर से ठंडी शराब का एक छोटा ग्लास बुलाया और एक ही घूंट में पी लिया। इसके बाद क्रीम सूप, पैन फ्राइड कॉड, मटर के साथ नरम भेड़ का मांस का स्टू, भुने हुए आलू की छाल और हर तरह के अंगूर की शराबें एक के बाद एक बुलाई गईं, फिर क्लेन के पेट में गईं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले खाया गया स्टेक लंबे समय तक संभाला जा चुका था। वो हवा में गायब हो गया, लेकिन क्लेन का पेट और शरीर बाद वाले खाने से सुन्न हो गए थे और उसे इसकी खबर नहीं थी। हाँ, कॉफी टेबल और खाना बदले गए थे, वरना वो उसके भोजन के अंत तक नहीं टिक पाते।
भोजन के अंत में क्लेन ने हाथ बढ़ाना जारी रखा। आकाश से कप खींच लिया। अंदर वनीला आइसक्रीम का एक गोला था। फिर उसने चम्मच का इस्तेमाल करके आइसक्रीम मुंह में डाला, उसे पिघला हुआ महसूस किया, उसकी मिठास का आनंद लिया। गोला खत्म होने के बाद उसे अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए उसने इतिहास के शून्यता से आइसक्रीम का एक और गोला बुलाया। इस तरह उसने 5 अलग अलग स्वाद की आइसक्रीम लगातार खा लिए। जब क्लेन ने चौथी बार हाथ बढ़ाया, उसके बगल में बैठा अमन अचानक हंस पड़ा। तुम्हारी किस्मत में एक असाधारण परिवर्तन आया है, तुम इतने भाग्यशाली हो। क्या ये तुम्हारी तैयारी है? क्लेन का दाहिना हाथ तुरंत हवा में जम गया। उसकी पुतलियां कुछ हद तक फैली हुई लग रही थीं। इसके लगभग एक ही समय उनके आसपास के अंधेरे में, जहां लैंटर्न की रोशनी नहीं पहुंचती, अजीब जीव कांप उठे और पल भर में क्लेन की पतपुतली बन गए। इस बार क्लेन ने एक साथ 100 वर्म ऑफ स्पिरिट भेजे। उम्मीद है कि उनमें से एक अमन की चोरी से बच जाए। इसके तुरंत बाद कॉफी टेबल के पीछे एक ऐसा चेहरा जो काले कोट पहने और टोपी नहीं, एक गंदे वैम्पायर से बदल दिया गया जो पीप से ढका हुआ था। कलात्मक कॉफी टेबल और बाजीगाह बर्तन शीशे की तरह टूट गए, जैसे जमीन पर फेंक दिया गया हो। अनगिनत दरारें बनी और चूर चूर हो गईं। वो जल्दी से इतिहास के शून्यता में वापस चले गए, बस इसलिए कि वो क्लेन के बाद के बुलाने के प्रयासों को प्रभावित न करें। नगले ही क्षण 100 कठपुतलियां, साथ ही वो क्लेन जो कहीं छुपा हुआ था, ने हाथ बढ़ाकर आकाश को पकड़ने की कोशिश की। उसने संख्या से अमन की दखलंदाजी से बचने का प्रयास किया। उस पल वे सभी स्कॉलर ऑफ योर थे। ये बिजारो सॉर्सरर्स की क्षमता थी, सियर की गुणात्मक परिवर्तन का स्रोत। हाँ, हर कठपुतली के बुलाने की सफलता की संभावना स्वतंत्र थी, इसलिए एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं था। उस पल क्लेन जो प्रोजेक्शन बुला रहा था, वो ट्यूडर रूइंस में रिने टिंगरेकर का प्रोजेक्शन था, जो उसका पीक स्टेट वापस पा चुका था। कॉन्ट्रैक्ट और चार्म्स की वजह से वो सबसे आसान दूत प्रोजेक्शन था जो वो इतिहास के शून्यता से बुला सकता था। अमन अभी भी आराम से अपनी जगह बैठा था। उसका मोनिकल धीमी चमक छोड़ रहा था, जबकि वो 101 क्लेन्स को एक साथ बुलाते हुए देख रहा था। दाहिने हाथ क्रम से बढ़ाकर फिर खींच लिए गए। उसकी 100 कठपुतलियों में से कोई भी सफल नहीं हुई। उसने रिने टिंगरेकर को आकाश से नहीं खींचा। उस पल अमन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसने भी आगे पकड़ा। उसकी भां थोड़ी डूबी और उसने आराम से पीछे खींच लिया। आधी गिरी हुई इमारत के बाहर एक बड़ा कपड़े का गुड्डा प्रकट हुआ जो कैसल जितना बड़ा था। वो एक अंधेरा और उलझा हुआ लंबा गाउन पहने बेलों से बंधा हुआ था। एंशिएंट बेन रिने टिंगरेकर। अमन ने रिने टिंगरेकर द्वारा बुलाए गए इतिहास के चित्र को चुरा लिया था। रिने टिंगरेकर की लाल आंखों में तुरंत क्लेन की 100 कठपुतलियों के आकार छप गए। बिना आवाज के वे कठपुतलियां, जो या तो क्लेन के रूप में थीं या राक्षस की स्थिति में थीं, धीमी चमक छोड़ने लगी। सिंग वाले पहाड़ी बकरे, सफेद खरगोश और अन्य विभिन्न जानवर बन गईं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्स। क्लेन का असली शरीर कब का गायब हो चुका था। फिर वो जानवर की खाल के लैंटर्न से उठे आग के शोलों से निकल आया। उसने विभिन्न जानवरों को देखा जो शायद उसका हिस्सा माने जा सकें, और अचानक बैठकर खो खोकर हंसने लगा। भोजन के बाद थोड़ी वॉक करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उसने अपनी भाग निकलने की कोशिश के बारे में कुछ नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन ने अपनी आरामदायक भाव भंगिमा बनाए रखी और सहयोग से सर हिलाया। मैं इंसानों द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें पढ़ चुका हूं, उनमें वाकई ऐसे विचार हैं। ये कहते हुए उसने हाथ उठाकर रिने टिंगरेकर के प्रोजेक्शन की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या ये तुम्हारा मैसेंजर है? ये आसानी से कंफर्म किया जा सकता है, इसलिए क्लेन ने नहीं छिपाया, साफ शब्दों में मान लिया और सर हिलाया। कितना अफसोस है। अमन ने रिने टिंगरेकर के प्रोजेक्शन को निहारा और टिस करते हुए अपना सिर हिलाया। जब उसने अपने पेट का खाना गायब होता महसूस किया, क्लेन ने पूछा, क्या हुआ? मुझे तुम्हें बैकलैंड ले जाना चाहिए था और कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था। इस तरह मैं तुम्हारे मैसेंजर के लिए इंतजार कर सकता था कि वो तुम्हें पत्र पहुंचाए, फिर शी मेरा मैसेंजर बन जाती। अमन ने दाहिनी आंख के मोनिकल को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, एक दीवदूत मैसेंजर को छीनना यह बहुत चुनौतीपूर्ण और मजेदार होगा, है ना? जिंदगी को कुछ मजा, उत्तेजना और उम्मीद की जरूरत होती है। मेरा भी विचार यही है, क्लेन ने सावधानी से जवाब दिया। कितना अफसोस है। टोपी वाले अमन ने फिर अपना सिर हिलाया। एवरनाइट वो है जिसकी मुझे सावधानी की जरूरत है। अगर हम वहां ज्यादा देर रहे तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हो सकता है। ये कहते हुए इस समय के देवता ने रिने टिंगरेकर का इतिहास के शून्यता प्रोजेक्शन खत्म किया, उसे क्लेन के सामने गायब होने दिया। ऐसा लगता है तुम देवी से बहुत सावधान हो। क्लेन ने एवरनाइट देवी की एक सटीक भक्त होने का भाव किया।
हाँ, उसे भेष बदलने की जरूरत नहीं थी। वो अभी भी एवरनाइट का आशीर्वाद प्राप्त था। अमन की नजर आधी गिरी हुई इमारत के अंदर लैंटर्न पर गई। धीमी पीली रोशनी को देखा। मैं अदृश्य स्थिति से उत्सुक चीजें नहीं चुरा सकता। मैं नहीं समझ सकता कि वो और क्या उपाय कर सकती है और कौन सी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। मराउडर मार्ग के देवताओं के राजा के लिए सावधान रहने का पर्याप्त कारण था। अमन के प्रश्न का उत्तर देते हुए मौके का फायदा उठाते हुए क्लेन ने अचानक एवरनाइट देवी का इज्जतबद्ध नाम जोतन में उच्चारण किया। यू आर द एवरनाइट गॉडेस हु स्टैंड्स हायर देन द कॉस्मोस एंड मोर इटर्नल देन इटर्निटी। जैसे ही उसने ये कहा, उसका ख्याल गायब हो गया। अगर उसने पहले ऐसी योजना नहीं बनाई होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसने ऐसी कोशिश की थी। अमन ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे जांचने की कोशिश कर रहे हो? विश्वास है कि मैं भी तुम्हारे ख्याल और शब्दों को चुराकर उन्हें दोहराऊंगा। सीक्वेंस 4 पैरासाइट पर एक चुराई हुई चीज को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें उपयुक्त समय पर प्रकट कर सकता है। ऐसा है। क्लेन ने धीरे से सर हिलाया। धन्यवाद। ये कहते हुए क्लेन ने जल्दी से अपनी भाग निकलने की कोशिश और अनुभव का सार निकाल लिया। कॉन्ट्रैक्ट और उनके अधीन संबंध की वजह से मिस मैसेंजर को बुलाना मेरे जाने वाले सभी देवताओं में सबसे आसान है। बीते हुए से आइसक्रीम बुलाना तकदीर को प्रतीक करने वाले ही से एक सूक्ष्म संबंध स्थापित कर सकता है और मुझे भाग्य का आशीर्वाद दिला सकता है। हाँ, आइसक्रीम का हर गोला मेरे भाग्य का एक हिस्सा प्रतीक करता है। मैं वास्तव में आइसक्रीम को कवर के तौर पर इस्तेमाल करके छुपकर स्नेक ऑफ फेट को बुलाने की योजना बना रहा था। आगे बुलाने में कुछ हद तक दखल अंदाजी होनी चाहिए, वरना अमन सीधे मेरे द्वारा बुलाए गए इतिहास के शून्यता चित्र को चुरा सकेगा। ये इतनी मेहनत करने के बाद उसके लिए एक सहायक दिलाने जैसा होगा। जैसे ही उसके विचार तेज हुए, अमन ने ट्रांसफॉर्मेशन कर्स से प्राप्त जानवरों के झुंड की तरफ इशारा किया और थोड़े शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में उपयुक्त खाना नहीं मिलेगा? वो रहा, जब तक हम कर्ज खत्म नहीं करते वे असली जानवर हैं। क्लेन चौंक गया। अचानक बकरियों और सफेद खरगोशों की तरफ देखा। जब उसने इच्छा की, जानवरों ने एक साथ